शेखर का पहला प्यार शारदा। शारदा से रूठकर शेखर चला जाता है, मन में ये निश्चय करके कि अब कभी शारदा से मिलने नहीं आएगा। छोटी सी बात थी, एक पेड़ के ऊपर चढ़कर वो शारदा को दिखाना चाहता था कि देखो, शारदा का नाम एस से शुरू होता है, तो पेड़ की जो ऊपर की शाखाएं हैं वो भी अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट जो एस है उसी शेप में है। लेकिन वो ऊपर चढ़ता है, दिखाना चाहता है, लेकिन नीचे खड़ी शारदा देख नहीं पाती। वो ऊपर से गिर भी जाता है नीचे, उसे चोट लगती है और ऐसे में स्वाभाविक रूप से लड़की हंसती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। उसका ईगो एकदम से हर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि मैं इतनी जतन करके एक अच्छा सा चीज़ दिखाना चाहता हूँ और ये लड़की है मुझ पर हंस रही है, तो वो चला जाता है। 4 दिन से शेखर वहाँ नहीं जा सका है। उसका पैर बहुत दुख रहा है, पर आज उसने निश्चय किया है अवश्य वहाँ जाएगा। मुट्ठियाँ घूंट घूंट कर, दांत पीस पीस कर निश्चय किया है। अब देखिए, उसके लिए ये निश्चय करना कि उस लड़की से मिलने जाना है कितना कष्टदायक है। वो मुट्ठियाँ घूंट घूंट कर, दांत पीस पीस कर ये निश्चय करता है। तो ये टीनेज में ये अक्सर होता है। लड़कों का ये जो ईगो है, जब हर्ट होता है तो इतना अधिक हर्ट हो जाता है एक छोटी सी बात में। वह घूमने के बहाने घर से निकला है। एक छोटी कुल्हाड़ी उसने अपने बड़े कोट में छिपा ली है और घर से बाहर तक किसी न किसी तरह बिना लंगड़ाए चला आया है। अब वह स्थिर दृष्टि से उस वृक्ष की ओर देखता हुआ और काफ़ी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। अब देखिए, उसने कुल्हाड़ी भी साथ ले ली है। बिना घर वालों की जानकारी के एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर अपने कोट में छिपाकर वो उस पेड़ की तरफ चल पड़ा है। वह एक बड़ा भयंकर निश्चय करके निकला है। उसे क्रोध न जाने किस पर आ रहा है, किंतु उसकी इस प्रतिहिंसा वृत्ति ने क्या निश्चय किया है यह वह जानता है। अब देखिए, उसे क्रोध तो शारदा पर आना चाहिए, स्वाभाविक है, वो हंसी थी, लेकिन शारदा उसके लिए काफ़ी प्रिय है। लेकिन वो चाहता है कि उसका क्रोध किसी न किसी के ऊपर निकाल डाले, तो कुल्हाड़ी लेकर निकला है। प्रतिहिंसा वृत्ति में उसने कुछ निश्चय किया है और आगे बढ़ रहा है। वह पेड़ के पास पहुंच गया है। इतने समीप से उसका एस सा आकार स्पष्ट नहीं दिखता। पत्तियां और शाखें अलग अलग नज़र आती हैं। अब एकदम करीब आकर जब देखता है तो उसे एस जो शेप है वो दिखाई नहीं देता। उसने कोट उतार दिया, जूते उतार दिए, एक हाथ में कुल्हाड़ी थामे वह पेड़ पर चढ़ गया। एक लंबी सांस लेकर और ज़ोर से दांत भींचकर उसने अपना कार्य आरंभ कर दिया। वह उस वृक्ष को अपंग कर रहा है, उसकी शाखें काट रहा है, शारदा के नाम से उसकी पर्यायता को मिटा रहा है। अब देखिए, इतने दिनों तक वो अपने घर की खिड़की से भी उस वृक्ष को देखता था और उसका नाम भी शेखर है, एस से शुरू होता है। अब शारदा का नाम भी संयोगवश एस से शुरू होता है, तो उसे ये पेड़ काफ़ी प्रिय था। लेकिन आज देखो वो क्या करता है, वो शारदा के नाम से उसकी पर्यायता को एकदम मिटा देना चाहता है, काट डालना चाहता है उस वृक्ष के उन शाखाओं को जो एस का आकार धारण करती है। जब वह बहुत सी शाखें काट चुकता है तब वह उतरता है, कपड़े पहनता है, कुल्हाड़ी छिपाता है और शराबी की तरह लड़खड़ाता हुआ बिना फिर कर देखे जल्दी जल्दी घर की ओर चल देता है। अब देखिए, 4 दिनों के बाद वो यहाँ आता है जहाँ वो गिरा था, जिस पेड़ से वो गिरा था, वहाँ आकर अपना सारा गुस्सा उस पेड़ पर उतार देता है और कुल्हाड़ी छिपाता हुआ, शराबी की तरह लड़खड़ाता हुआ वापस घर पहुंच जाता है। घर से कुछ दूर बाहर के फाटक के पास उसका उन्माद उतर जाता है। उसके मन पर से शाप का बोझ उठ जाता है। वह रुक कर उस शिखर की ओर देखता है। उसकी आंखें
मानो उसी से आंख बचाकर एक चिन्ह को ढूंढती है। अब देखिए, काट डाला उसने उन शिखरों को। वापस पहुंचकर, घर पहुंचकर जब वो देखता है तो उसे वो असाकार दिखाई नहीं देता, और उसके, शारदा के और उन दोनों के एकत्व के उस चिन्ह का आकार एस से बदलकर एक अधूरे सिफर सा, एक औंधे रिक्त प्याले सा खड़ा आकाश को देख रहा है। अब देखिए, उसका नाम एस अल्फ़ाबेट से शुरू होता था, शारदा का भी वही, और वो एस इसलिए उसे काफ़ी प्रिय था। लेकिन अब उसने उस वृक्ष को ऐसा अपंग कर दिया कि ऐसे लगता है मानो एक प्याला औंधा खड़ा हुआ है। अब देखिए, उसने उस पेड़ को इतना अपंग कर दिया कि वहाँ एस नामक कुछ दिखता ही नहीं, और वह एक बड़ी सी सिसकी लेकर अपने प्रवाहित आंसुओं को पी कर कहता है, शारदा, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। देखिए, वो भीतर से उस लड़की के प्रति इतना आकर्षित है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब इसका ये जो ईगो है, जो मेल ईगो है, लड़का चाहता है कि वो कुछ भी करे, चाहे वो कोई सिल्ली काम ही करे, जिससे वो प्यार करता है वो उसकी प्रशंसा करे। अब देखिए, लड़की एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रैक्टिकल है। उसने झट से कहा, सिल्ली, मुझे यहाँ से कैसे दिखाई देगा, नीचे खड़ी हूँ मैं, मुझे कैसे दिखाई देगा एस। अब उसे सिल्ली बुलाया, ये भी उसके लिए काफ़ी दर्दनाक होगा, और ऊपर से उसके गिरने पर लड़की हंसी, तो दोनों का मिलन हो गया। एक तो हंसी उड़ाई, ऊपर से सिल्ली भी कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो शारदा से कितना प्यार करता था। वय संधि का एक क्षण असीम जितना विस्तीर्ण है, और असीम एक क्षण भर सा छोटा। जिस दिन शेखर ने निश्चय किया था कि अब कभी शारदा से मिलने नहीं जाएगा, उसके सप्ताह भर बाद ही वह अपने स्थान पर बैठा था। एक तरफ वो निश्चय करता है कि देखिए, अब मैं उस लड़की से मिलने कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वहीं एक हफ्ते बाद वो उसी स्थान पर बैठा मिलता है, पर वह नहीं आई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह, 3 सप्ताह, अब 2 महीने हो चले थे और वह नहीं आई थी। इस बीच में बहुत कुछ हो गया था। पहले तो यह निश्चय हुआ था शेखर मैट्रिक की परीक्षा दे और कॉलेज जाने की तैयारी करे। इसके लिए वह कुछ ही दिन में उत्तर जाने वाला था, पर पढ़ाई और भावी परिवर्तन की चिंता से बढ़कर भी कुछ उसके जीवन में हुआ था, कुछ जो कहीं अधिक व्यक्तिगत और गहरा था। अब देखिए, उसके जीवन में भी बदलाव आते जा रहे थे। वो मैट्रिक की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था एक तरफ, उसके बाद वो कॉलेज जाना चाहता था, और इसके लिए उसे दक्षिण से उत्तर भारत की ओर जाना था, उसे ट्रैवल करना था। अब पढ़ाई नहीं, उसके जीवन में काफ़ी व्यक्तिगत पर्सनल कुछ घटित हो गया था। वो क्या था? शारदा के प्रति तीव्र आकर्षण। उस पेड़ को काट देने के बाद शेखर की मनोवृत्ति बदल गई थी। वह संभल गया था, समझ गया था। वह पहले की सी उलझन, जिसमें गृहिणी के सुख के साथ बड़ी कन्या की वाणी और वाणी की झंकार और शारदा के शब्द उसके मन क्षेत्र में आते थे, अब नहीं थी। उसने अपने भीतर के उपद्रव को पढ़ लिया था, अपने भीतर छिपे सत्य को प्रत्यक्ष करके स्वीकार कर लिया था कि वह शारदा को प्यार करता है। अब यही बात, ये रियलिटी उसने अब फेस किया। वो पहले थोड़ा कन्फ्यूजन में था कि शायद कोई इन्फैचुएशन हो, है ना, आकर्षण हो जाता है मेल फीमेल में, खास करके टीनेज में। अब उस समय उसे ये नहीं पता था कि उसके मन में इस लड़की के प्रति इतनी तीव्र आकर्षण है। अब उसे समझ आ गया था उसका उपद्रव क्या था, उसके अंदर क्या उमड़ रहा था, ये अब समझ गया था। अब उसे वैसे मिश्रित स्वप्न नहीं आते थे। वह सारे शरीर में फैलने वाली अवर्णनीय अशांति उसे नहीं सताती थी। अशांति का प्रकार तो अब भी वैसा ही अकथ, खिंचाव भरा और शरीर व्यापी था, पर अब वह अकारण और असमय नहीं आती थी। अब देखिए, एक टीनेज माइंड को कैसे अग्गे जी ने रिवील किया है, कितनी खूबसूरती के साथ। उसके
मन में शारदा के प्रति जब आकर्षण होता है तो उसका प्रतिफलन उसके शरीर में भी होता है। एक अलग सा उपद्रव, एक अवर्णनीय अशांति छा जाती है पूरे उसके मन मस्तिष्क में, उसके शरीर में उसका खिंचाव वो फील करता है। और ये पहली बार शायद हिंदी नॉवल में, हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में पहली बार इस प्रकार एक टीनेज बॉय की जो फीलिंग्स हैं उसे इस प्रकार शब्दबद्ध किया है। तो इसलिए मैं हमेशा अज्ञे जी को ग्रेट मानती हूँ। मैं अज्ञे जी की काफ़ी बड़ी फ़ैन भी हूँ, क्योंकि जैसे नाटक हो तो मुझे मोहन राकेश सबसे प्रिय है, अगर नॉवल हो तो मुझे अज्ञे काफ़ी प्रिय हैं। लिखा कम है दोनों ने, मोहन राकेश ने चंद नाटक लिखे हैं, 2 या 3, और वहीं अज्ञे जी ने भी 2 या 3 उपन्यास, लेकिन एक से बढ़कर एक हैं। अब शेखर जानता था कि उसका अभिन्न संबंध शारदा से और शारदा के विचार से है, और अब वह अपने जीवन की एक स्वरता से उकताकर पुराण संसार में अपने को भुला देने की चेष्टा नहीं करता था। लेकिन आज उसने ये जान लिया है कि मेरे मन और शरीर में ये जो बदलाव आया है इसलिए क्योंकि मैं शारदा को चाहता हूँ, काफ़ी गहरे रूप में चाहता हूँ। 1.5 महीने की प्रतीक्षा के बाद भी वह नहीं आई है, और अपनी उग्र उत्कंठा लिए हुए भी शेखर वहीं पर प्रतीक्षा करता है। उसके घर की ओर नहीं जाता, उसके स्कूल के पथ में भी नहीं। अब देखिए, ये काफ़ी हठी बालक है। 1.5 महीने की प्रतीक्षा के बाद भी वह नहीं आई है, और अपनी उग्र उत्कंठा लिए हुए भी शेखर वहीं पर प्रतीक्षा करता है। उसके घर की ओर नहीं जाता, उसके स्कूल के पथ में भी नहीं। अब देखिए, 1.5 महीने हो गए इन दोनों के बिछड़े हुए। वो पेड़ से गिरा, लड़की ने उसे सिल्ली कहा, हंस पड़ी, और शेखर गुस्सा होकर चला गया। जाते जाते वो ये कह गया कि अब मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। और 2-4 दिन वो आया भी नहीं। उसके बाद जब वो आया, उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। 1 हफ्ता बाद जब वो आया तो लड़की वहाँ नहीं थी। अब देखिए, 1.5 महीने हो गए। वो रोज़ आता है, लेकिन शारदा वहाँ दिखाई नहीं देती। अब देखिए, ये थोड़ा ऐसा नहीं है कि अब यहाँ नहीं दिखी तो चलो उसके घर जाकर मिल लें, या फिर जहाँ से वो स्कूल से आती जाती है वहाँ जाकर मिल ले। वो अक्सर मिलता था वहाँ पे उससे, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। आज शेखर से प्रतीक्षा नहीं सही जाती। 2-4 दिन में ही वह परीक्षा के लिए उत्तर चला जाने वाला है। अब देखिए, उन दिनों मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। कम्युनिकेशन का ये जो गैप है प्यार की तीव्रता को शायद बढ़ा देती है। महीनों इंतज़ार करना या फिर कई दिनों तक इंतज़ार करना, और तब जाकर मुलाकात होती है। अभी क्या है कि झट फ़ोन उठा लिया, पता चल गया कहाँ है, तो फिर वो जो क्यूरियोसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, वो आज उतना नहीं है जितना उस ज़माने में हुआ करता था। फिर भी उसे विचार नहीं आता कि वह स्वयं जाकर शारदा से मिल आए। वह आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्या शेखर ने एक बार क्रोध में कह दिया कि नहीं आऊँगा इसलिए? अब देखिए, वो टेस्ट भी करना चाहता था कि जितना मैं शारदा के लिए तड़पता हूँ उतना उसके मन में भी होना चाहिए, लड़की के मन में भी। वो भी यहाँ आए। एक बार मैंने कह दिया नहीं आऊँगा, गुस्से में कह दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं आएगी। तो वो ये देखना चाहता था कि वो कब आएगी, इतने दिन क्यों नहीं आई। उस समय शेखर को कौन बताता कि वह उसके दूसरे दिन भी आई थी, तीसरे दिन भी, और चौथे दिन भी, निराश होकर, बहुत देर रोकर, और एस वाले वृक्ष के पत्ते लेकर चली गई थी, बिना यह सोचे कि फिर कब आएगी। अब देखिए, इनके झगड़े के दूसरे दिन वो आई थी, तीसरे दिन भी आई थी, चौथे दिन भी आई थी, और बेचारी आकर अकेले खड़े होकर रोकर उस वृक्ष के पत्ते को लेकर चली गई थी। वह आई, मुरझाई हुई सी, खोई हुई सी, और एकाएक अविश्वास से खिल उठी। फिर अविश्वास तो बुझ गया, वह खिली रह गई। वह शेखर के पास बैठ गई। दोनों चुप रह गए। शेखर कुछ कहना चाहता था, लेकिन जिसे अपनी भाषा में भी नहीं कहा जा सकता, जिसकी व्यंजना के लिए मौन भी एक रूखा उपाय है, उसे कैसे एक विदेशी भाषा में कहा जाए।
और बाद में क्या हुआ, वो आई, शेखर के पास बैठ गई, दोनों चुप रह गए। तब धीमे अस्फुट स्वर में, टूटे वाक्यों में शारदा उसे बताने लगी कि कैसे वह 3 दिन तक उसे देखने आती रही और निराश हुई, और शेखर के हृदय में जो कृतज्ञता भर गई उसे छिपाता हुआ वह चुपचाप गंभीर बना बैठा रहा। अब देखिए, वो आई, जब आई तो उसने ये सब बातें बताई कि मैं कंटिन्यूसली 3 दिन मैं यहाँ आई थी, और मैं कितनी निराश हुई, कितनी दुखी हुई। और ये सब सुनकर शेखर काफ़ी खुश होता है कि चलो ये लड़की मेरे लिए आई, लेकिन जाहिर नहीं करता। अब देखिए, ये इसका ईगो है, बचपन से ही इसमें काफ़ी ईगो है। वो चाहता तो उस समय उसे धन्यवाद कह सकता था, खुशी दिखा सकता था कि चलो तुम मेरे लिए आई, लेकिन नहीं, वो हृदय में ही कृतज्ञता भरकर उसे छिपाता हुआ, अपनी खुशी को छिपाता हुआ चुपचाप गंभीर बना बैठा रहता है। पर वय संधि के दिनों में ऐसे बैठे हुए यह गंभीरता कब तक? वे दोनों उठे और हाथ में किताब लिए हुए शेखर कभी इधर कभी उधर शारदा को पकड़ने के लिए भागने लगा। वह चंचला पकड़ में ना आती। दौड़ते दौड़ते वे अपने परिचित संकेत स्थल से बहुत दूर निकल आए, एक दूसरी ही पहाड़ी के आंचल में, जिसके नीचे झील थी और जिसके ऊपर फैली हुई घास में स्थान स्थान पर सुदर्शन जैसे आकार के लिली खिल रही थी, अधिकांश बिल्कुल श्वेत। वयसंधि का जो समय है, जो बचपन से जो टीनेज की ओर जाने का जो संक्रमण काल है, ज़्यादा देर यूं ही बैठना भी उनके लिए उचित नहीं लगा। वे एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। शारदा हाँफती हुई घास में लेट गई। शेखर उसके पास ही खड़ा हो गया, लेकिन इतने व्यायाम से उसके शरीर की तृप्ति नहीं हुई। उसमें संचित हो रही उत्तेजना बिखरी नहीं। उसके मन में, उसके शरीर में काफ़ी उत्तेजना संचित हो रही थी, क्योंकि वो एक लड़की को चाहता था और लड़की पास में है, तो उसका शरीर भी उसी तरह उसे रिफ्लेक्ट कर रहा था। शेखर किताब घास में फेंक कर जल्दी जल्दी फूल तोड़कर समेटने लगा। जब जब उसके हाथ भर जाते, वह उन्हें ले जाकर शारदा के आगे डाल देता और फिर समेटने लगता। तो वहाँ जहाँ वो थे, वहाँ लिली के फूल थे काफ़ी, उन्हें तोड़कर वो शारदा के ऊपर फेंक देता था। शारदा वहाँ लेटी हुई थी घास पर। वहाँ पड़े पड़े शारदा को आसपास जहाँ तक दिख सकता था, वहीं के कुछ फूल शेखर ने तोड़ लिए थे और उन्हें शारदा के सब और शारदा के ऊपर डाल दिया था। वह हंसकर उठ बैठी थी और एक हाथ पर अपने शरीर का बोझ डाले, दूसरे को फूलों में दबाए मुस्कुराती हुई बैठी कुछ सोच रही थी। शेखर उससे कुछ दूर जाकर बैठ गया, फिर घास में लेट गया और दोनों उस नीरवता में अपने अपने रहस्य दोहराने लगे। अब देखिए, दोनों उसी मैदान में, उसी लिली के फूलों के उस मैदान में लेट गए। एक नशा सा शेखर पर छा गया, उसके शरीर में फैल गया। उसकी सांस तीव्र गति से चलने लगी, उसका सारा शरीर तप सा गया। उसे लगने लगा कि उसकी छाती के भीतर कहीं सीसा उबल रहा है। अब देखिए, उसकी फीलिंग्स, लड़की पास में है, लड़की को वो काफ़ी चाहता है और कई दिनों बाद उससे मुलाकात हुई है, तो उसका शरीर एक अलग सा प्रतिफलन करने लगा। उसकी सांस तीव्र होने लगी, सारा शरीर तप सा गया और उसे ऐसा लगने लगा छाती के भीतर से कुछ उबल रहा है। वह औंधा हो गया, अपने शरीर की सारी शक्ति से धरती से चिपटने लगा। देखिए, शायद वो चाहता था कि शारदा को एकदम जकड़ ले अपने बाहों में। अब वो नहीं कर सकता था, तो इस धरती से चिपटने लगा। क्रमशः अपने दोनों गाल और माथा उस गीली और शीतल घास पर दबाने लगा कि उनका ज्वर कुछ कम हो जाए। अब देखिए, जो उबार उसके शरीर में आया, उसे शांत करने के लिए वो घास से लिपट गया, धरती से चिपट गया, घास को दबाने लगा
वह पर्याप्त नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसका रक्त मांगता है कुछ और उत्कट अनुभूति। अब उसमें ये जो सेक्सुअल डिज़ायर है ये उत्पन्न होता है और इतनी अधिक तीव्रता से उत्पन्न होता है कि वो एनर्जी कहीं तो उसे रिलीज़ करना है। तो ये करता है कि घास को दबाने लगता है, अपने माथा और गाल को, देखिए औंधा लेटा हुआ है मैदान में और धरती से मानो एकदम से चिपट जाता है। वह अपने सारे मनोबल से पृथ्वी के आलिंगन को दृढ़तर करने का विचार करता जाता है, पर उठ भी खड़ा होता है। शारदा के पीछे जाकर झपट कर दोनों हाथों से उसकी आंखें मूंद लेता है। वह चौंक कर चुप रहती है। शेखर और भी ज़ोर से उसकी आंखें दबा लेता है। अब धरती से चिपटने के बाद फिर उसे शांति नहीं मिलती, वो उठ खड़ा होता है और पीछे से जाकर शारदा के दोनों आँखों को मूंद लेता है अपने हाथों से। शारदा का शरीर जलता क्यों है, कांपता क्यों है। अब देखिए यही फीलिंग्स जो लड़के के मन और शरीर में हुई थी, अब वही शारदा के साथ क्या होता है, उसका शरीर जलने लगता है, यानी एकदम से वो भी टेंस हो जाती है, कांपने लगती है। एक दुर्दम्य प्रेरणा से शेखर झुकता है, अपनी टोढ़ी शारदा के सिर पर टेक देता है, उसके रूखे केशों को सूंघता है, फिर अपनी नाक उन केशों में दबा लेता है और 2, 3, 4 और 5 बहुत लंबी सांसें खींचता है। अब वो झुक कर शारदा की जो केशों को सूंघने लगता है। एक नया अनुभव उसके मन में शारदा के केशों को सूंघने पर उत्पन्न होता है, मानो एक मीठी सी सौरभ या फिर पुरानी शराब की फेन सा शेखर के नथनों में कुछ प्रविष्ट करता है, उसके मस्तिष्क में छा जाता है और जैसे किसी पागल को बहुत सी शराब पिला दी जाए वैसी ही दशा शेखर की हो जाती है, 2 उन्मादों से उन्मत्त। अब देखिए उसके मन में 2 उन्माद, एक शारदा के प्रति, दूसरे शारदा की जो केश से जो सौरभ उसे मिलता है, 2 तरह का नशा उसमें छा जाता है। वह बहुत अधिक कांप रही है और जितना ही कांपती है शेखर उतना ही अधिक आँखों को दबाता जाता है। अब देखिए ये उनका पहला स्पर्श है और शायद इसी कारण शारदा का शरीर एकदम जलता सा है, एकदम कांप रही थी वो, और जितना वो कांपती जाती शेखर उतना ही अधिक उसकी आंखें दबाता जाता, मानो अपने 2 हाथों और अपनी टोढ़ी के दबाव से उसका कंपन शांत कर देगा, उस छोटे से सुंदर सिर को कुचल डालेगा। वह एक हाथ से शेखर के हाथ हटाने का प्रयत्न करती है, पर कहाँ, शेखर छोड़ने वाला नहीं। यह क्या है, कंपन या सिसकी? उसकी सांस बड़े बड़े टूटे से झोंकों में खींचती है और उनमें क्या है, हुक हुक जैसी हिचकी। शेखर एकदम उसे छोड़ देता है। अचानक शेखर को एहसास होता है कि शायद शारदा रो रही है, तो वो अपना हाथ छोड़ देता है, उसके पास ही फूलों के ढेर पर ही बैठ जाता है और एकटक उसके मुख की ओर देखता जाता है। फिर कल्प बीत जाते हैं, वह हिचकी सिसकी बंद हो जाती है और शारदा बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें उसकी ओर फेर कर एक गंभीर विषाद की मुस्कुराहट से, एक कोमल उलाहने भरी आवाज़ से कहती है, तुमने सब फूल कुचल डाले। अब शारदा क्यों रो रही थी? उसे इस बात का दुख होता है कि सारे फूलों को शेखर ने कुचल दिया। एक बहुत लंबे क्षण तक उनकी आंखें मिली रहती हैं और उसी क्षण में वह उठ खड़ी होती है। शेखर न उसकी बात का उत्तर दे पाता है, न फूलों पर से उठ ही पाता है। वह धीरे धीरे मुड़कर चलने लगती है। शेखर उसे रोकने को अंगुली भी नहीं उठा पाता। वह विदा भी नहीं मांगती, पर शेखर की जिह्वा में उससे इतना पूछने की शक्ति भी नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो। अब देखिए दोनों लंबे क्षणों तक आंखें मिलाकर देखते हैं, लेकिन शारदा, जैसे पहले कहा, थोड़ी प्रैक्टिकल है।
वो वहाँ से उठ जाती है, चली जाती है। और शेखर अभी भी उस उन्माद में तैरता हुआ एकदम बैठा है। इतना भी नहीं कि पूछ ले कि क्यों जा रही हो, पूछने की शक्ति भी नहीं है उसमें। वो चली जाती है। दूसरे दिन समाचार आया कि परीक्षा की तारीख बदल गई है और शेखर को तत्काल जाना होगा। एक और घर के कुचल देने वाले वातावरण से निकल जाने की उत्सुकता और दूसरी ओर शारदा के विचार से उत्पन्न उद्वेग, दोनों को मन में छिपाए ही तीसरे दिन शेखर लाहौर की ओर चल पड़ा। अब मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए उसे लाहौर जाना था। एक तरफ तो उसके मन में घर का जो वातावरण है बालक को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उस वातावरण से मुक्ति ये उसके मन में थी कि चलो लाहौर जाएगा तो इस घर के घुटन से तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे शारदा को यहाँ छोड़ कर जाना पड़ रहा है। अब शारदा के विचार से उसके मन में काफ़ी उद्वेग उत्पन्न होता है। लेकिन इन दोनों को छिपाकर एक तरफ घर छोड़ने की खुशी, दूसरी तरफ शारदा से बिछुड़ने का दुख, दोनों को मन में दबाकर वो तीसरे दिन ही लाहौर की ओर चल पड़ता है।